हो गया है क्या? हो गए सर। ओके, सब लोगों ने कर लिया है? यस सर। यस सर। यस सर। डिस्कस करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। नो सर। तो फिर बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए। ये कल की क्लास में हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स प्लेन की पढ़ी थी, फिर फैमिली ऑफ प्लेन्स किया था। उसके बाद हमने एक लाइन और एक प्लेन के बारे में बातें करी थी भी लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, उसका एंगल क्या हो सकता है, पैरेलल कब होगी, और दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालना है, वो सारे पॉइंट्स हमने करे हैं। आज हम लोग करेंगे एक पॉइंट और प्लेन में। एक पॉइंट का एक प्लेन से क्या डिस्टेंस होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट आपको दिया गया है अल्फा बीटा गामा, और ये प्लेन की इक्वेशन दी गई है आपको के एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक, हम लोग इसे कार्टेशियन फॉर्म में ही करेंगे। तो अगर इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए जब भी डिस्टेंस वर्ड हम लोग लगाते हैं तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस P पॉइंट से हम लोग इस पर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट M आपको मिल गया है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद। ठीक, तो अब ये PM लेंथ निकालना आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग PM लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? यस सर। PM लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सर नॉर्मल वेक्टर में लेंगे और फिर पॉइंट भी है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज के साथ। बिल्कुल ठीक है जी, कि भी आप PM लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे? PM लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मिल जाए, नॉर्मल को डायरेक्शन रेशियो में लिख लेंगे। नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन वही क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM लाइन आने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोल देंगे? इक्वेशन ऑफ PM लाइन क्या बन जाएगी? x माइनस अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी, z माइनस गामा अपॉन सी। ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। यस सर। अब जो M पॉइंट है वो क्योंकि इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर सकते हैं। लेट M बी, इसको लैम्डा के बराबर करके M के कोऑर्डिनेट्स क्या माने जा सकते हैं जी? अल्फा प्लस बी लैम्डा, बीटा प्लस बी लैम्डा, गामा प्लस सी लैम्डा। अब ये M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने इस लाइन के ऊपर मान लिए हैं। अब यही M के कोऑर्डिनेट्स कहां लाई करेंगे?
प्लेन में। Since M lies on the plane, therefore क्योंकि M प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इन्हें सेटिस्फाई करा देंगे जी। सर अल्फा प्लस ए लैम्डा आएगा सर वहाँ पे। हाँ सॉरी, Yes. वहाँ पे अल्फा प्लस ए लैम्डा नहीं होगा, अल्फा प्लस ए लैम्डा आएगा एम के कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी ठीक कर दिया, अल्फा प्लस एल। तो ये पॉइंट जो है m के कोऑर्डिनेट्स वो हमने प्लेन की इक्वेशन में लगा दिए हैं, और इस इक्वेशन में से आप लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और फिर जब m के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो p तो पता ही है, तो pm लेंथ आप निकाल लोगे। इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर एक पॉइंट से एक प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो उसको निकालने का तरीका भी यही है जी। तो इसी टॉपिक में भले ही आप ये भी ऐड कर लीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड इमेज भी, इमेज का कंसेप्ट भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी, इमेज भी। सर वहाँ अल्फा प्लस ए लैम्डा नहीं आएगा? हाँ फिर यहाँ पे भी ये आ जाएगा ना। ठीक, यस सर। तो इस तरीके से आप बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालते हो। अब बात ये है कि जब आप ये सारा का सारा कैलकुलेट कर लेंगे, अब आपको आंसर्स तो मिल जाएंगे, हम लोग इनके डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद रखते हैं, और वो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं क्या वो एक बार देख लेते हैं। जो बेटा m के कोऑर्डिनेट्स है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसका आंसर क्या आता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं हम लोग x1 y1 z1, ठीक है। m पॉइंट को x1 y1 z1 मान लिया है, तो उसके टर्म्स में हम लोग लिखेंगे। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए तो हमने लाइन की इक्वेशन वगैरह करके लैम्डा वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, बट अगर जो फॉर्मूला है वो x1 y1 z1 के टर्म्स में कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूला है, जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो क्या है? x1 माइनस अल्फा अपॉन a, y1 माइनस बीटा अपॉन b, z1 माइनस गामा अपॉन c इक्वल्स टू माइनस a अल्फा b बीटा प्लस c गामा प्लस d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्या ऐसा कभी फॉर्मूला पढ़ा है? क्या ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है आपने? Straight lines पे पढ़ा। Yes, sir. Straight line. स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है जी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सेम फॉर्मूला, बस उसमें z नहीं होता, बाकी सारा कुछ यही होता है। यस सर, इमेज में वो 2 टाइम्स हो जाता है। सेम फॉर्मूला इमेज का है जी यहाँ पे, तो इमेज का फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। इमेज का फॉर्मूला, तो अगर मैं यहाँ पे इमेज p का इमेज जस्ट इन केस यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसको बोल दूँ p डैश है, उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश है जी। m मिड पॉइंट हो जाएगा। तो m क्योंकि मिड पॉइंट है, तो उसी की हेल्प से ही हम लोग ये इमेज कैलकुलेट करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो यहाँ पे देख रहे हैं। अल्फा डैश माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस बीटा अपॉन बी गामा डैश माइनस गामा अपॉन सी इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स सेम फॉर्मूला जी। ओके, तो ये इमेज का फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है, यस जिसमें z वाला
कोऑर्डिनेट है वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है जी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है जी? PM निकाल लेंगे, M पॉइंट पता है, P पॉइंट पता है। उसका फॉर्मूला क्या आएगा वो यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा प्लस D अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B। ये भी फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ जी बेटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना? Yes, Yes, sir. यस सर। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं, तीनों रिजल्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को याद रखना भी आसान है जी। तो मैंने आपको जब प्लेन्स का बिल्कुल स्टार्टिंग कराया था, मैंने आपको तब बोला था कि जो 2D में लाइन के रिजल्ट्स होते हैं 3D में वैसे ही कुछ रिजल्ट्स प्लेन के होते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो प्लेन और लाइन में क्या था, लाइन में भी x और y में एक लीनियर रिलेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन एंड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, दोनों में सिमेट्री है, x में भी डिग्री 1, y में भी डिग्री, z में भी डिग्री 1, तो वैसा कुछ इक्वेशन आपका प्लेन का आता है। सबसे पहली बात तो प्लेन से स्टार्ट की इक्वेशन से स्टार्ट हो गई थी, सेम ठीक। फिर उसके बाद ये तो है ही, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले तो है ही, ओके। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अगर आपको दो पैरेलल प्लेन दिए गए हैं, उनके बीच का फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए जो प्लेन्स आपको दिए गए हैं दे आर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड पैरेलल है, तो ये सब कोएफिशिएंट तो बराबर ही होंगे, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। D2 minus D1 upon under root D1 minus D2 का upon divided under by root of A square plus B A square. square B square plus C square. बिल्कुल ठीक है जी। Whole mode ले. Yes sir. अगर ये कोई भी दो प्लेन है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इन प्लेन्स के बीच का कहलाएगा, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी जी? वो इसके बराबर, ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है। अब इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई एक ऐसा प्लेन निकाल लो जो कि इन दोनों प्लेन्स के बिल्कुल मिड में हो, क्या होगा? Upon 2 कर देंगे उसका भी. इनके कांस्टेंट वाले जो टर्म्स हैं इनका सम करके डिवाइड बाय 2, दैट मींस कांस्टेंट्स की एवरेज निकाल देनी होती है, ओके। ये बात हमने लाइन में भी करी थी, दो पैरेलल लाइंस। यस सर। सेम, ये तो मिड का है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक ऐसा प्लेन है जो कि इसको 2:1 में कट करता है जी, कांस्टेंट पर सेक्शन फार्मूला लगा कर हो जाता है। कांस्टेंट्स के ऊपर सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं जी, ठीक है ना, तो सीधा सीधा वहीं से आ जाता है। तो ये भी जो रिजल्ट्स है वो स्ट्रेट लाइन में पड़े हुए हैं, सेम चीज यहाँ पे आएगी जी, ओके। प्रूफ नहीं देखने इसके, क्या कह रहे हो? प्रूफ नहीं है इसके। मैं आपकी बात नहीं समझा, क्या कह रहे हो? Proof पूछ रहा है सर वो इन फॉर्मूला से। प्रूफ सर प्रूफ क्या रहा है इसका? प्रूफ तो बेटा ऐसा है कि आप क्या कर सकते हो कि भी ये क्योंकि पैरेलल है तो आप इस प्लेन की इक्वेशन क्या मान सकते हो, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यस सर। तो अब क्योंकि दोनों प्लेन्स के बीच दोनों पैरेलल प्लेन आपको पता है, इनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल लोगे और फिर 2/3 कर.
उसका जो इन दोनों गिवन प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसका 2/3 कर लोगे इससे डिस्टेंस, Yes, sir. तो फिर वहां से आप वो प्लेन की इक्वेशन निकाल दोगे, वो लैम्डा निकाल दोगे। ठीक है सर। ठीक है ना। सेम प्रूफ है जो आप लाइंस में करते हो, लाइन में भी ऐसे ही किया था, क्योंकि जो डिस्टेंस के फॉर्मूले आए हैं पैरेलल प्लेन्स में वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए रिजल्ट्स भी आपके सेम आ रहे हैं। सर ये जो 2 1 वाला लिखा है एक बार समझाना, मेरे को सुना नहीं था, ये क्या है? बेटा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भी मान लीजिए आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन्स को 2:1 में कट करता है। ओके। मतलब इन दोनों प्लेन्स के जो बीच का डिस्टेंस है उसको 2:1 में कट करें, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो वो कैसे निकल के आएगी कि कोएफिशिएंट ऑफ x y z ये सब तो ऐसे ही रखना है, उनको चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उनके कांस्टेंट्स d1 और d2 के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो सर कोई भी k/1 भी हो तो उस पे भी सेक्शन फॉर्मूला? बिल्कुल जी, 2:1 अकेला 2:1 नहीं है, अगर 3:1 या 3:2 या 5:2 या 5:7 कुछ भी होता तो आप हमेशा यही करते। ओके सर। उनके कांस्टेंट्स के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए तो वो प्लेन आपको मिल जाएगा जो कि उन गिवन 2 प्लेन्स के डिस्टेंस को उस पर्टिकुलर रेशियो में कट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एज ए रिजल्ट अगर लिखना है तो लिख ही लो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which divides the distance between given 2 parallel planes in m/n। क्या होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस, मैं इसको m ले रहा हूं, इसको n ले रहा हूं, तो m सेक्शन फॉर्मूला में m किससे मल्टीप्लाई होता है? अपोजिट के साथ, है ना? Oppose. तो वैसे ही करना है, तो m d2 into n d1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू 0। ओके, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं।
फर्स्ट का आंसर 5√6 / 3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 5√6 / 3। 5√3/3। तो 10/3 आ रहा है। 10/3 आ रहा है सर। 10/3 आ रहा है सर। यस सर 10/3 है। 10/3 आ रहा है। सही आएगा। कैलकुलेशन सही करिए। सर एक बार थोड़ा सा आप ऊपर कर दोगे, मुझे नोट करना था। सर 2 इक्वेशंस आ रही हैं अगले की। यस सर 2 इक्वेशंस आ रही हैं। बिल्कुल 2 आएंगी। सर x minus 2y plus 2z is equal to 0 and x minus 2y plus 2z minus 6 is equal to 0. यस यही तो नहीं। यस सर। यस सेम आ रहा है। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो सर उसमें थे 2D में भी थे। ऐसे क्वेश्चंस 2D में भी थे सर, मतलब उसमें प्लेन की क्वेश्चन लाइन की। सारा कुछ सेम ही रहेगा, कुछ खास फर्क नहीं है। सानिध्य नोट क्या करना है आपने? बस ओके। हो गया सर। ओके। हाँ जी, फर्स्ट आंसर 10/3 आ रहा है ना? कैलकुलेशन Yes, sir. यस 10/3 है। सर 10/3। सर आप एक और बार ऊपर कर दो एकदम स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग मतलब बिल्कुल टॉप ऐसे। हाँ सर ठीक है, हो गया। सर हो गया, नीचे कर दीजिए। हाँ जी, सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? x minus 2y plus 2z 0 एक बार और एक बार -6 और एक बार 0। यस सर, एक बार -6 -6 एक बार -6 -6 -6 है 3। राइट हैंड साइड में -6 है या राइट हैंड साइड में +6? यस सर ठीक लिखा है। ठीक लिखा है। ओ सेकंड का आंसर आ गया सब लोगों का? सेकंड में किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। सेकंड बता दो। ये जो प्लेन है इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन एज्यूम करनी है तो आप क्या मान लोगे? लैम्डा। यस
अब इसका इससे डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें डालोगे 1 -4 + 6 + लैम्डा अपॉन इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करोगे तो वो, और उसका अंडर रूट करोगे तो वो बाई 3 आ जाएगा। इसका ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो ये डिस्टेंस आपने 1, 2, 3 से इस प्लेन का निकाला और वो डिस्टेंस आपको बोला गया है 1 के बराबर है। अब यहाँ से मॉड हटा के आप राइट हैंड साइड में ±1 कर दोगे तो फिर वहां से लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपको। ओके, यस सर। थर्ड क्वेश्चन करिए सब लोग। सर हाँ जी, सर मैंने पिछला क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर से किया था, ओके। तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया था वो प्लेन में पुट किया तो मेरा आंसर नहीं, मैं एक ही इक्वेशन बनी उससे, तो मतलब यूनिट डिस्टेंस अगर देखे तो। कैसे, मैंने भी वैसे ट्राई किया था बट समझ नहीं आया कैसे होगा वैसे। इसका फॉर्मूला लगाओ जब आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, और इक्वेशन तो एक ही बनेगी, और क्योंकि वेरिएबल तो एक ही है ना, लैम्डा ही तो लोगे ना आप वेरिएबल। तो एक लाइन के लिए म्यू भी तो लेना पड़ेगा, लाइन पे कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे तो। नहीं तो 1, 2, 3 से जब आप एक रिक्वायर्ड प्लेन, अच्छा रिक्वायर्ड प्लेन इज लैम्डा, यस सर। डन सर। थोड़ा कैसे हो जाएगा म्यू, मतलब म्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की टर्म्स में, तो वहां से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे लैम्डा की टर्म्स में, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेंदी जाएगा काफी डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट्स 90 इक्वेशन म्यू के टर्म्स में लैम्डा होता है, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स प्लेन में सेटिस्फाई हो जाएंगे, लैम्डा म्यू में वहां से रिलेशन आ जाएगा और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बिल्कुल हाँ ऐसे ही होगा कि जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स म्यू के टर्म्स में आप एज्यूम करोगे उसे प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे तो लैम्डा म्यू पे वहां से एक रिलेशन आएगा, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के वहां से आप लैम्डा म्यू में एक और रिलेशन। वो तो बहुत लेंदी है यार, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया है तो इस वजह से पढ़ाया है आपको। सर म्यू में वैसे मेरे को समझ में नहीं आया, वो म्यू में रिलेशन निकालने की क्या जरूरत है? अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर वहां पे बनेगा तो उसका डिस्टेंस भी तो उससे 1 यूनिट ही होएगा ना। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि म्यू की वैल्यू 1 होएगी? नहीं, म्यू की वैल्यू नहीं सर, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 माइनस जो भी x माइनस अल्फा अपॉन ए, उसको 1 के इक्वेट ही करेंगे ना। नहीं, आप वही म्यू, अल्टीमेटली आप म्यू की वैल्यू भी तो 1 बोल रहे हो। ओ हाँ ठीक है सर, यस सर, हाँ अभी कुछ तो यस, म्यू करोगे तो वो म्यू की वैल्यू भी तो 1 हो गई ना। ठीक है सर, ओके। वो म्यू वो 1 लेंथ रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो 1 लेंथ तब रिप्रेजेंट करेगा अगर वो जो डायरेक्शन रेशियोज आपने लिए हैं ना वो एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइंस हो। ओके सर, वो बस यही गलती हो गई। सब लोग थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सेकंड अगर किसी का भी रह गया है तो बाद में करना, ठीक है ना। सेकंड का आइडिया सब लोगों को लग गया है, मैं कुछ कैलकुलेशन आपकी नहीं पूरी हुई है, बाद में करिएगा। थर्ड क्वेश्चन करिए सब लोग। हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चंस 2D में भी किए हुए हैं,
सिर्फ एक पॉइंट का इमेज लाइन के अबाउट नहीं निकाला है हमने, एक ट्रायंगल का इमेज भी लाइन के अबाउट निकाला हुआ है, एक सर्कल का इमेज भी लाइन के अबाउट निकाला हुआ है। सेम चीजें प्लेन के रेस्पेक्ट में भी हो सकती हैं। एक सर्कल की इमेज कह लो, या एक प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, नॉर्मली एक स्फीयर होता है, तो स्फीयर की इमेज भी प्लेन के रिस्पेक्ट में बोली जा सकती है अगर कंसीडर करना चाहे तो। एक ट्रायंगल की इमेज भी प्लेन के रिस्पेक्ट में हो सकती है। शिवम, आप क्या पूछ रहे हो कि अगर ये सिंगल करेक्ट में दिया होता तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती क्या? तो सिंगल करेक्ट में होगा तो भाई दो दो पॉसिबिलिटीज है, तो दो पॉसिबिलिटी आएंगी ना। या तो फिर वो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में चारों में से एक ऑप्शन ही दिया गया होगा जो दो सही है, या फिर मैं ये बोलूंगा कि भाई वो सिंगल करेक्ट नहीं है, वहां पे मल्टी करेक्ट बन रहा है, दोनों आंसर बोलेंगे। ऐसे इस मतलब इस चैप्टर में कैलकुलेशंस जाती हैं इतनी लंबी लंबी? सर ये तो लाइन कैलकुलेशन ऐसे थोड़ी बहुत तो रहती है बेटा, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो होने वाला है बस क्वेश्चन। ओके, शिवम, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है क्या? तो लैम्डा वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं प्लेन में पुट देखने के बाद? सर पैरेलल होंगी। यस सर, लाइन तो पैरेलल है। सर हो गया। यस सर, हो गया। डन सर। एक लाइन का एक प्लेन के अबाउट अगर इमेज निकाल रहे हैं तो क्या होगा, इमेज भी क्या होगा? उसके पैरेलल ही होगी बस। यस पॉइंट निकालना, लाइन पैरेलल तो अलग बात है। पॉइंट निकालना था सर, बस डायरेक्शन से इमेज। सर इमेज पैरेलल तो निकालना। अलग बात है, वो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है कि लाइन की इक्वेशन आपको प्लेन के पैरेलल दी गई है। अदरवाइज अगर इन जनरल भी बात करें, अगर एक लाइन का एक प्लेन के अबाउट इमेज निकालोगे तो क्या मिलेगा? लाइन ही तो मिलेगा। यस सर। यस सर। तो अगर एक लाइन मिलेगा तो मैं उस लाइन को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं गिवन लाइन के ऊपर अपनी मर्जी से दो पॉइंट खुद से एज्यूम कर लूं और उन दोनों पॉइंट के इमेज निकाल लूं, तो उन दोनों पॉइंट के जो इमेज मुझे मिल जाएंगे उनसे बनने वाली इक्वेशन मैं कैलकुलेट कर लूंगा और वही मेरा रिजल्ट होगा। मैं फिर से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ।
मान लीजिए ये प्लेन है जिस प्लेन के अबाउट आप इमेज निकालना चाह रहे हो और ये मान लीजिए लाइन आपको गिवन है। तो अगर आप इस लाइन का इस प्लेन के अबाउट इमेज निकालेंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ तो इमेज आ जाएगा, एक लाइन ही आएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ इमेज मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस इमेज को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस गिवन लाइन के ऊपर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, देखिए जब आपको लाइन की इक्वेशन पता है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हो ना। एक्स को मान लो 10 ले लिया, जस्ट ताकि कैलकुलेशन को आसान कर दें। एक्स को मान लो यहाँ पे 10 ले लिया तो 10 माइनस 1/9 मतलब 1 आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वाई और जेड निकाल लो क्या। एक्स को 10 लेके वाई और जेड अपनी मर्जी से निकाल लिया तो आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा। फिर एक्स को मान लो 19 ले लिया ताकि फिर से कैलकुलेशन थोड़ी आसानी रहे। तो एक्स को मान लो 19 ले लिया और फिर उसके अकॉर्डिंग वाई और जेड निकाल लोगे आप तो आपको दूसरा पॉइंट ले लिया। तो आप इस गिवन लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट अपनी मर्जी से एज्यूम कर लीजिए और उन दोनों पॉइंट के इस प्लेन के अबाउट इमेज निकाल लीजिए। अब पॉइंट का तो प्लेन के अबाउट इमेज निकालना हमें आता ही है, उसका तो फॉर्मूला पढ़ ही लिया। तो ये 1 डैश मिल जाएगा, ये 2 डैश मिल जाएगा। जब ये दोनों पॉइंट आपको आ गए हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो क्या ये लाइन की इक्वेशन लिखना हमें आता है? यस सर। तो पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन लिखना आता है, हमने 3D में पढ़ा ही हुआ है। यस सर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप गिवन लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट एज्यूम कर लीजिए और उनके इमेज निकाल लीजिए प्लेन के अबाउट। जब उन दोनों की इमेज आ गई तो उनसे बनने वाली लाइन की इक्वेशन उन दोनों पॉइंट की हेल्प से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जनरल तरीका, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये गिवन लाइन है और ये प्लेन है जी, इसके अबाउट आप इमेज निकाल रहे हो और रिजल्ट आपको ये लाइन मिल रहा है जी। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। जनरल पॉइंट किसके टर्म्स में? नॉर्मली हम लोग इसको लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा के बराबर करके कर लेते हैं ना। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 1 + 9 लैम्डा, दिस इज 2 - लैम्डा, दिस इज 3 - 3 लैम्डा। तो इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया और इस पॉइंट के इमेज, इस जनरल पॉइंट की इमेज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो इमेज भी हमें क्या आएगी, लैम्डा के टर्म्स में ही तो आएगी ना। लैम्डा के टर्म्स में आएगी क्या इमेज? -3 लैम्डा नहीं होगा? यस हाँ सॉरी, ठीक है, वो माइनस। सर मैंने ऐसे ही कुछ किया था बट लैम्डा वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई थी प्लेन में वैल्यू डालने के बाद। बेटा प्लेन में डालना नहीं ना, आप तो कैलकुलेशन का मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी कैलकुलेशन कर देंगे। आप उसका मीनिंग समझो कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लेन की इक्वेशन में डाल रहे हो तो इसका मतलब आप इस लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, इमेज थोड़ी निकाल रहे हो। हर्षित बात को समझ रहे हैं ना? यस सर। तो सिर्फ ये नहीं होता कि भी मैं उसको प्लेन की इक्वेशन में डाल दिया तो मैंने वो कहीं ना कहीं वो इमेज मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। उस मीनिंग को समझो कि आपको वो करने के बाद आपको मिल क्या रहा है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता। और आप कह रहे हो कि भाई लैम्डा सब कट जा रहा है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, लाइन एक्चुअल में प्लेन के पैरेलल प्रेजेंट है, इसलिए नहीं मिल रहा। तो जो चीज आप कर रहे हो एक्चुअल में वो करनी ही नहीं है, प्लेन की इक्वेशन में थोड़ी सेटिस्फाई कराना है इसमें। यस। तो इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट एज्यूम करके इस जनरल पॉइंट का प्लेन के अबाउट इमेज लगाना है, इमेज का फॉर्मूला लगाना है। तो इमेज की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, लैम्डा के टर्म्स में आएगी। दैट मीन्स इस इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट होगा,
वो भी लैम्डा के टर्म्स में, y कोऑर्डिनेट वो भी लैम्डा के टर्म्स में, z कोऑर्डिनेट वो भी लैम्डा के टर्म्स में। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में से लैम्डा को x के टर्म्स में निकाल लेंगे, लैम्डा को y के टर्म्स में निकाल लेंगे, लैम्डा को z के टर्म्स में निकालेंगे, हम तीनों को इक्वेट कर देंगे। तो जब आप इन तीनों को इक्वेट करोगे तो इन तीनों की इक्वेशन से जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो एक्चुअल में क्या होगी, इमेज वाली लाइन की इक्वेशन होगी। तो ये है जनरल तरीका। ओके, सबको समझ में आया है? यस सर। सर मैंने कुछ और किया था। मैं क्या किया है आपने बेटा? सर मैंने क्या किया सर, जो लाइन दी है तो उससे हमें एक पॉइंट तो मिल ही गया, जो वो x माइनस एक्स नॉट होता है, जो 1 वगैरह दिया हुआ ऊपर। ठीक है, ठीक है सर, तो उसकी मिरर इमेज निकाल ली और एक पॉइंट इंटरसेक्शन से निकाल लिया। तो इस तरह हम सर इंटरसेक्शन कौन सा? प्लेन और उसका अगर नहीं होता तो सर हमें पता लग जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन को। ठीक है, तो फिर सर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, एक्चुअल में भी पैरेलल है। हाँ जी सर, पैरेलल है तो मतलब डायरेक्ट रेशियोज उनके सेम रहेंगे। अगर नहीं पैरेलल है तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे सर। उसमें कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी और सर थोड़ी क्लैरिटी भी। एक मिनट, एक मिनट। आप क्या कह रहे हो कि अगर ये इंटरसेक्शन मिल जाता है फिर तो आपके पास एक पॉइंट आपको पहले से लाइन में का पता है, एक पॉइंट आपको प्लेन के साथ मिल जाएगा, और फिर आप दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो। और अगर पैरेलल लाइन वाला सिचुएशन हुआ तो क्या कह रहे हो आप? अगर सर पैरेलल लाइन वाला इक्वेशन हुआ तो डायरेक्ट रेशियो सेम ही रहेंगे इमेज के भी। ओके, इमेज की जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स है वो भी सेम आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, डायरेक्शन रेशियो भी सेम आ जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए और पॉइंट का आप इमेज लाइन के अबाउट को निकालोगे, है ना? बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर आप ये वाला मेथड भी करते हो तो ऐसा मेथड तो सही है, मुझे लगता है कि दोनों में ऑलमोस्ट जो सेम ही लेंथ बन के आ जाएगी, लंबा तो उतना के जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, वो भी मेथड सही है। ओके, आगे चले। बेटा इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे? यस सर। यस सर एक बार आंसर कंफर्म करवा दो। आपका क्या आ रहा है? सर x माइनस 4/9 इक्वल्स y माइनस 1 एक मिनट, एक मिनट, x माइनस 4/9 9। इंटू वाई। सर ये दूसरी फॉर्म लिख रहा हूँ सर मैं। ओके ओके ओके, ठीक है ना सर, x माइनस 4 सर पूरे के ऊपर नीचे 9 इक्वल्स y माइनस 1, डायरेक्ट रेशियो जो है -1 है। यस, इक्वल्स टू z+3 बाय -3। हाँ जी, बाकी लोगों का भी यही आंसर आ रहा है क्या? सर z-7 आ रहा है। सर अगर लाइन पैरेलल है तो z+3 तो आ ही नहीं सकता। यस सर। सॉरी सर, वो जो हाँ वही है हाँ, सर। z+3 तो नहीं आ सकता, वो सेम पॉइंट वैसे ही होगा। सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। चलिए इसको देख लीजिएगा कैलकुलेशन को, ठीक है ना? हम लोग आगे चल रहे हैं। सर वही
नेक्स्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। बेसिकली दो प्लेन्स का एंगल बाइसेक्टिंग। तो ये जो टॉपिक है ना, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक जैसा ही है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। स्ट्रेट लाइन में भी आप पढ़ते हो कि अगर आपको दो लाइंस दी गई हैं तो उनका एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना है। सेम चीज यहाँ पे भी। मान लीजिए आपको ये एक प्लेन दिया गया है और ये मान लीजिए आपको एक प्लेन दिया गया है, तो इन दोनों का एक एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर वाला जो प्लेन होगा वो एक नहीं दो बनेंगे जी, एक ये वाला और एक एक्सटर्नल, और एक एक्सटर्नल वाला जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। यस ये रिजल्ट्स में भी क्या होता है, लाइंस में भी क्या होता है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर आते हैं। यस तो प्लेन्स में भी जो बाइसेक्टर वाले प्लेन्स होते हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर आते हैं। ठीक है, तो ये दो एंगल बाइसेक्टर आपको मिलेंगे जी गिवन प्लेन्स। एंगल बाइसेक्टर, और इसमें भी हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, उनके डायरेक्ट रिजल्ट सीखेंगे। पहले बात करते हैं इक्वेशन कैसे निकालनी है जी। मान लीजिए ये दो प्लेन आपको दिए हैं, तो इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन क्योंकि आपको दी गई है तो इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? फैमिली ऑफ प्लेन से आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन टाइम फैमिली ऑफ प्लेन से बेटा लैम्डा की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा। वो उसमें से एंगल बाइसेक्टर निकालना है, नॉर्मल उससे आ जाएगी। तो एंगल बाइसेक्टर फिर आपको एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हमें खैर उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए एंगल बाइसेक्टर के लिए थ्योरम क्या लगती है कि इस प्लेन के अंदर अगर आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट P एज्यूम कर लेते हो तो ये P पॉइंट ऐसा होगा कि इस P पॉइंट का फर्स्ट प्लेन से डिस्टेंस और सेकंड प्लेन से डिस्टेंस दोनों क्या आएंगे, इक्वल होंगे। जो एंगल बाइसेक्टर वाला प्लेन होगा उस प्लेन के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट का दोनों प्लेन से डिस्टेंस बराबर होगा, तो उस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो अगर ये रैंडम पॉइंट है P x y z है तो इस पॉइंट का पहले प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा? -a1 माइनस, ओ हाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये होगा, यस और दूसरे प्लेन से डिस्टेंस ये होगा, और इन दोनों डिस्टेंस को हमने कर दिया। और आपको याद होगा लाइंस के स्ट्रेट लाइन के केस में भी हमने यही फॉर्मूले पढ़े थे, और अब Yes. तो आप लोग शायद रिवीजन भी कर रहे हो तो रिवीजन में भी आपने देखा होगा ये फॉर्मूला, अगर किसी ने रिवीजन स्ट्रेट लाइन की स्टार्ट करी है या किसी को वैसे ही याद है। तो एंगल बाइसेक्टर जो लाइंस होते हैं उनके भी सेम फॉर्मूले बन के आते हैं, प्लेन्स के लिए भी सेम फॉर्मूला है, तो ये बात भी दोनों में सेम है, तो फॉर्मूला याद रखना इजी है। और इसके आगे की बातें भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि भी हम लोग जब इस मॉड को हटाएंगे, दोनों तरफ के मॉड को हटाएंगे, तो मॉड को हटा के क्या आएगा? प्लस माइनस। यस सर। वो प्लस माइनस दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग एक तरफ ही लगाते, दोनों तरफ लगाएंगे तो उससे कुछ खास फायदा है नहीं, अल्टीमेटली वो दो रिजल्ट ही बन के आएंगे, दो डिफरेंट रिजल्ट ही बन के।
तो इसलिए एक ही तरफ लगा देते हैं। ठीक, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें एंगल बाइसेक्टर के प्लेन्स की इक्वेशन मिल जाती है, और एक नहीं दो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार प्लस के साथ इक्वेट कराओगे तो एक एंगल बाइसेक्टर, एक बार माइनस के साथ इक्वेट कराओगे तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर। तो दो एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक आपका इंटरनल और एक आपका एक्सटर्नल रिप्रेजेंट करेगा, जिनको नॉर्मली हम लोग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। अब जैसे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बातें हमने स्ट्रेट लाइन में भी करी थी, तो यहाँ पे भी करेंगे। तो इनमें भी कंसेप्ट वही है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए। इसके लिए भी आपने डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे। लाइंस के केस में भी मैंने आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद ही कराए थे, तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स आपने डायरेक्टली याद करने हैं। और इन रिजल्ट्स को लिखने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि D1 D2 दोनों क्या है, पॉजिटिव। दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई। पॉजिटिव। जिसका नेगेटिव होगा आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। सर मॉड ही लिख दो। मॉड क्यों लिखना है सर? नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देना। बेटा हम लोग जो फॉर्मूले है ना वो रिजल्ट्स प्लस माइनस के हिसाब से याद रखते हैं, इसलिए मॉड वगैरह हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? एक बार देखिए, आप रिजल्ट को देखिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मॉड का फायदा नहीं है। तो D1 D2 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। जस्ट इन केस कोई नहीं है तो आप पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, और फिर जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ही सॉल्व होगी। ठीक है ना? तो पूरी की पूरी जो भी कैलकुलेशन है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्लेन मिलेगा उसी के साथ आपने कैलकुलेशन करनी है। ऐसा नहीं कि प्लेन अलग मिल जाएगा, प्लेन तो वही रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन अब नए फॉर्म के साथ करनी होगी। तो रिजल्ट क्या है कि जब D1 D2 दोनों पॉजिटिव आपने मान लिए, उसके बाद आपने क्या करना है जी, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। अगर बेटा ये पॉजिटिव आता है, आपने कॉन्स्टेंट्स को पॉजिटिव बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, A1 इंटू A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव वाला साइन है। जब आप इस इक्वालिटी को पॉजिटिव साइन के साथ इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, आपको जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा वो कौन सा होगा जी? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज वाला होगा। और इसी इक्वालिटी को जब नेगेटिव साइन वाले को कंसीडर करके कैलकुलेशन होगी तो आपको जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा वो कौन सा होगा? एक्यूट होगा। और इसका उल्टा, अगर ये नेगेटिव आता है तो ये दोनों रिजल्ट्स उल्टे हो जाएंगे। मतलब नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस कैलकुलेशन को करने के लिए, देखिए कैलकुलेशन आप कर चुके होंगे, आपने सिर्फ ये जजमेंट लगानी है कि भी एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है। तो वो कैसे करेंगे? आपने जो प्लस वाला किया होगा वो ऑब्ट्यूज रिप्रेजेंट करेगा इफ A1 इंटू A2 B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है। और अगर आपने एक चीज याद रख लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली बनाया है। सिर्फ आप ये याद रख लो कि अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज रिप्रेजेंट करता है, बाकी तो आप ऑटोमेटिकली बना लोगे ना। सर ये हमें पहले नहीं कराया था, एक बार फिर से समझा सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो ये रिजल्ट्स हैं, ये याद ही रखने हैं आपने। सर वो नहीं, ऐसा उसका मतलब नहीं समझ आया, वो जो आपने प्लस और माइनस लिखा हुआ है।
मैं ये प्लस माइनस ये कह रहा हूं, देखो जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे, प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है ना आपने, आप कैलकुलेशन करोगे, एक बार प्लस की इक्वालिटी लेके करोगे, एक बार माइनस की इक्वालिटी लेके करोगे, तो आंसर आएंगे। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लस की इक्वालिटी लेके सॉल्व किया गया होगा वो ऑब्ट्यूज रिप्रेजेंट करेगा, जो माइनस की इक्वालिटी लेके सॉल्व किया गया होगा वो एक्यूट रिप्रेजेंट करेगा। ये है जी इसका मीनिंग। थैंक यू सर। और अगर जीरो आ जाता है, जीरो की तो बात ही नहीं करी, करेंगे क्या? जीरो की बात करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए। सर π/2 होगा प्लेन्स के बीच का एंगल। जो गिवन प्लेन्स है वो आपस में ही परपेंडिकुलर है, तो उसमें क्या ही ऑब्ट्यूज बोलोगे, क्या ही एक्यूट बोलोगे। ओके, यस सर। यस सर। इसीलिए हम लोग इक्वल्स टू जीरो वाला केस करते नहीं है। नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने 2D में भी बात करा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, सेम चीज यहाँ पे भी बात करते हैं जी। इसका भी सीधा सीधा रिजल्ट है जो कि आप लोगों ने याद रखना है कि पहले तो आपने D1 D2 को सेम साइन का बना लेना, या अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पे वैसे है कि अगर D1 D2 सेम साइन के हुए उस केस में, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर सेम साइन के होंगे तो उस केस में प्लस साइन वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर होगा। और अगर D1 D2 ऑपोजिट साइन के हुए तो माइनस साइन वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो आपका ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर होगा। ओके, अगर D1 D2 सेम साइन के होते हैं तो उस केस में प्लस लेके जो कैलकुलेशन आपने करी होगी उससे जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो आपका ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं आप लोगों को है ना हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा बिना कुछ सोचे समझे D1 D2 को पॉजिटिव बनाया करो, क्योंकि आपके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की जो कैलकुलेशंस है वो दोनों के पॉजिटिव बनाने के रिस्पेक्ट में ही है। तो हमेशा पहले दोनों को पॉजिटिव बना ही लिया करो। तो जब स्टार्टिंग में आप दोनों को पॉजिटिव बना लेंगे तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन फिर आप उसी के आगे प्रोसीड करें, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े, एक ही कैलकुलेशन में हम लोग सारे रिजल्ट्स बता देंगे। थर्ड, एंगल बाइसेक्टर containing P which is अल्फा बीटा गामा। अगर ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट P है उसको कंटेन करने वाला एंगल बाइसेक्टर आपने निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने A1 अल्फा B1 बीटा C1 गामा प्लस D1 और A2 अल्फा B2 बीटा प्लस C2 गामा प्लस D2 इसकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले आपने ये करना, और फिर यहाँ पे अगर इनका साइन सेम आता है तो पॉजिटिव साइन वाला, अगर इनका साइन ऑपोजिट आता है तो नेगेटिव
को लेके जो कैलकुलेशन आपने करके एंगल बाइसेक्टर निकाला होगा वो एंगल बाइसेक्टर पी को कंटेन करेगा। ओके, ये सारे रिजल्ट्स किए हुए हैं ना स्ट्रेट लाइन में? यस सर। यस सर। यस सर। सबको याद है या नहीं याद है? यस सर। याद है सर। अगर नहीं याद है तो अभी जब आप रिवीजन करेंगे स्ट्रेट लाइन की तो आपने डेफिनेटली इनको याद करना है। जब आप स्ट्रेट लाइन वाले रिजल्ट्स को याद कर लेंगे तो सेम रिजल्ट्स यहाँ पे हैं, तो इनको याद करना आपके लिए टफ नहीं होगा। और रिजल्ट्स याद कर लीजिए डायरेक्टली, अगर आप इनके प्रूफ में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, इसीलिए मैं प्रूफ करा भी नहीं रहा। तुमने नोट कर लिया है? नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। देखिए लाइन में भी आप ये बात करते हो कि भी दो पॉइंट एक लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड है या अपोजिट साइड है, तो वैसा ही कुछ हम लोग प्लेन में भी करते हैं कि अगर मान लो आपको ये प्लेन दिया गया है और ये प्लेन की इक्वेशन आपको दी गई है जी, ठीक है, ये x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, और मान लीजिए आपको दो पॉइंट दिए गए हैं पी एंड क्यू। पी मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, क्यू मान लेते हैं अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। तो आपने पता करना है कि ये पी और क्यू पॉइंट इस प्लेन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, बेसिकली इक्वल्स टू 0 हटा देंगे, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे जी। सॉरी, यहाँ पे जाना, पहला वाला पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ से इसकी कुछ वैल्यू आएगी, सेकेंड वाला पॉइंट पुट कर देंगे, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जी। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम साइन की होती हैं तो सेम साइड सेम साइड सेम साइड की, अगर ऑपोजिट साइन के होते हैं तो ऑपोजिट। ये भी सेम रिजल्ट है लाइन वाला। यस सर। देखिए जैसे हम लोग लाइन में पढ़ते हैं ना 2D में कि भी एक लाइन पूरे के पूरे प्लेन को, पूरे के पूरे XY प्लेन को दो पार्ट्स में बांट देता है, वैसा ही ये प्लेन 3D मतलब पूरे स्पेस को दो पार्ट्स में बांट देता है। एक इस प्लेन के अबव वाला पोर्शन और एक इस प्लेन के बिलो वाला पोर्शन, एक इस प्लेन के इस तरफ वाला पोर्शन, एक इस प्लेन के इस तरफ वाला पोर्शन। और होता क्या है कि अगर इस तरफ लाई करने वाले अगर एक पॉइंट ने मान लो पॉजिटिव साइन दे दिया तो बाकी सब भी क्या देंगे, पॉजिटिव। अगर एक पॉइंट पॉजिटिव साइन दे रहा है इस तरफ का कोऑर्डिनेट डालने के बाद, तो बाकी सब भी पॉजिटिव ही आंसर देंगे, एंड ऑटोमेटिकली जो अपोजिट साइड वाले पॉइंट होंगे वो सब क्या देंगे, नेगेटिव साइन का आंसर देंगे जब आप उन्हें प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे। इसका वाइसा वर्सा हो सकता है, वाइसा वर्सा इन द सेंस कि पॉजिटिव जैसे मैं इधर बोल रहा हूँ तो पॉजिटिव आपका इधर भी आ सकता है एंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव आपका उल्टी तरफ भी जा सकता है। तो लेकिन कॉमन चीज क्या रहेगी कि पॉजिटिव जिस तरफ आएगा फिर उस तरफ के सारे पॉइंट पॉजिटिव देंगे एंड अपोजिट साइड के सारे पॉइंट्स नेगेटिव देंगे। तो उस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बोल रहे हैं कि अगर दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने सेम साइन का रिजल्ट दिया तो मतलब वो सेम साइड, अगर अपोजिट साइड का रिजल्ट दिया तो अपोजिट साइड। ओके, यस अभी ये क्वेश्चन करके देखिए आप लोग। सर ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर का।
इसमें बेटा हम लोग थोड़ा सा टेट्राहेड्रन के बारे में स्पेसिफिकली बातें करेंगे, उसके लिए इतना रिजल्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके। और थोड़ा बहुत स्फीयर के बारे में भी जानेंगे, ऑल्दो वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार हो सकता है आप लोग जान लेंगे तो बेटर है। फिर ऑब्ट्यूज वाली आई है 5x माइनस 13y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यस सर, यही है। यही आ रही है। यस सर, यही आ रही है। जैसे मैंने आपको Yes, समझाया sir. है कि D1 D2 को हमेशा पॉजिटिव कर लिया करो, तो है ना। तो मैंने क्या करा, मैं सबसे पहला यही किया है कि भी दोनों इक्वेशन को, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट नेगेटिव थे, तो दोनों इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑल्दो क्योंकि दोनों में साइन नेगेटिव था, तो हमारे आंसर में फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी आप लोग है ना हमेशा ऐसा कर लिया करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कांस्टेंट्स को पॉजिटिव बना लो हमेशा। कांस्टेंट्स को पॉजिटिव बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, k1 into a2, दैट मीन्स 6, मैं इधर लिख देता हूँ, a1 into a2 प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2 की वैल्यू आपने निकालनी है। क्या आ रही है, 6 minus 2 plus 12, which is positive। पॉजिटिव आ रही है। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैलकुलेशन के दौरान जो पॉजिटिव साइन वाला एंगल बाइसेक्टर होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज। और नेगेटिव साइन वाला एक्यूट होगा। दैट मीन्स माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 6 अपॉन, इसके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 3 और इसमें क्या आएगा, माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 12 अपॉन, इसके स्क्वायर कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो मॉड आएगा, ऐसा करते हैं, मॉड को लिखने की बजाय प्लस माइनस ही लिख देते हैं डायरेक्टली, प्लस माइनस। तो प्लस, यहाँ पे प्लस वाला साइन लेके जो कैलकुलेशन आप करेंगे उससे जो आंसर मिलेगा वो आपका
ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, माइनस का साइन लेके कैलकुलेशन करेंगे तो जो एंगल बाइसेक्टर आपको मिलेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ओके सर एक छोटा सा डाउट था सर, जब हम नेगेटिव करेंगे तो फिर जो फॉर्मूला में उसमें भी नेगेटिव ही यूज करेंगे ना इक्वेशन? फॉर्मूला में नेगेटिव मतलब सर जैसे आपने भी -3x वाली इक्वेशंस पाई है तो हाँ। नेगेटिव वाली पाएंगे। देखिए मैंने आपको है ना यही बोला, आप हमेशा क्या करो कि जो कांस्टेंट है पहले उसे पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बनाने के बाद जो कैलकुलेशन होगी इन एंगल बाइसेक्टर के कैलकुलेशन होगी वो नई इक्वेशन, अब आप इन्हीं को कंसीडर करोगे। ठीक है सर। जो नई इक्वेशन आपको बन जाएगी पूरी की पूरी कैलकुलेशन आप इसी के रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि आपने अपने रिजल्ट्स इसी के रिस्पेक्ट में बनाए हैं तो फिर आंसर भी तो उसी के रिस्पेक्ट में, कैलकुलेशन भी तो उसी के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए ना। ठीक है, यस। ओके सबको समझ में आया इतना? नेक्स्ट बेटा हम लोग छोटा सा यहाँ पे है ना सेगमेंट यहाँ पे बात करेंगे स्फीयर के बारे में। ऑल्दो सिलेबस में होता नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पैराग्राफ में टाइप में अगर कोई बना के दे दे तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया रहेगा तो वो पैराग्राफ समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, स्फीयर। अब स्फीयर को रिलेट करो, स्फीयर में क्या होता है, एक सेंटर होता है और बाकी जो स्फीयर की जो सरफेस है उस पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। यस सर। तो जैसा आप 2D में सर्कल की बात करते हो वैसा ही 3D में क्या होता है, स्फीयर के बारे में बात करते हैं। ओके, इस स्फीयर में के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो मान लीजिए मुझे अगर स्फीयर का सेंटर पता है और रेडियस पता है, सेंटर x1 y1 z1 मान लिया और इसका रेडियस r मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी? x minus x1 का होल स्क्वायर x minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y minus y1 का होल प्लस z minus z1 का होल स्क्वायर is इज equals इक्वल टू to r r square। तो अगर सेंटर पता है रेडियस पता है आप स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हो इस तरीके से। स्फीयर है ना आप लोग बिल्कुल सेम है जैसा आप 2D में सर्कल पढ़ते हो तो वैसे थोड़ा कोरिलेट करिएगा। तो अगर सेंटर और रेडियस पता है तो स्फीयर की ये इक्वेशन है। अब इसका उल्टा, अगर आपको स्फीयर की इक्वेशन दे दिया जाए, मान लीजिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको गिवन है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे बात करूंगा दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जैसे आप अगर आप इन स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा, जेड स्क्वायर का टर्म मिलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मिलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ वाई मिलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ जेड मिलेगा और साथ में कांस्टेंट मिलेगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखेगा। देखिए सर्कल में क्या है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस इसमें z वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया अलग से, है ना। यस सर। तो अगर आपको ये स्फीयर की इक्वेशन दिया हुआ है तो बेटा यहाँ से फिर इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस माइनस u माइनस u माइनस v माइनस w और रेडियस d माइनस u स्क्वायर d माइनस u स्क्वायर u d माइनस d सर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यस सर अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। बिल्कुल जैसे वो g f और c होते हैं ना, g यस स्क्वायर सर। माइनस यस ठीक है। तो स्फीयर अगर ये पता है तो सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा रिलेट करिएगा, मान लीजिए आपको ये स्फीयर दिया गया है, इसकी इक्वेशन आपको पता है और मैं आपको कहता हूँ कि
एक ना प्लेन ले लिया और इस प्लेन से ना एक स्फीयर को कट कर दिया। 3D में थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, कोई भी एक ना, अब कोई भी एक स्फेरिकल बॉल कंसीडर कर लो, अगर आप उस बॉल को किसी एक प्लेन से सीधा सीधा कट कर दो, कट करने के बाद जो सरफेस आपको मिलेगी स्फीयर की, वो क्या होगी? सर्कल। सर्कुलर। सर्कुलर। तो ये जो जब आप इसे कट करेंगे स्फीयर से, तो ये जो आपको सरफेस मिलेगा वो एक सर्कल का होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्कल का सेंटर क्या है और इस सर्कल का रेडियस क्या है, तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ जो इस सर्कल का सेंटर होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होएगा सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर from the center of sphere on this plane. यहाँ पे लिख लीजिए, if a plane cuts a sphere, then its surface will be a circular. Its surface will be a circle. Whose center, इसका सेंटर क्या होगा? Will be the foot of perpendicular from center of स्फीयर। sphere to the plane. तो सर्कल का सेंटर मिल गया, और सर्कल का रेडियस क्या होगा? रेडियस परपेंडिकुलर वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी वो रेडियस से। बिल्कुल ठीक है जी। यस। अगर आपने इसका रेडियस निकालना है तो आप क्या करेंगे? साथ में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो निकाल चुके होंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल जाएगा। और स्फीयर का रेडियस तो पता है ना, ये वाला रेडियस आपको पता होगा। तो अब आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सर्कल का रेडियस निकाल लेंगे। ओके, तो एंड रेडियस के लिए क्या रहेगा? रेडियस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस of plane from center of sphere, उसका स्क्वायर। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने ये कैलकुलेट किया। ठीक, तो बेसिक चीजें आपको स्फीयर के बारे में समझ में आ गई हैं। उसकी इक्वेशन कैसे होती है, अगर उसकी इक्वेशन दी हो तो सेंटर रेडियस ऑफ ये क्या होते हैं, अगर प्लेन कट करता है तो क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है जी, और उसका सेंटर वगैरह या उसका रेडियस वगैरह क्या होगा। ओके, अभी टाइम थोड़ा कम है, टेट्राहेड्रन के बारे में बात हो नहीं पाएगी, तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी आप लोग एक दो क्वेश्चन ही कर लो, मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ। तो टेट्राहेड्रन के बारे में बात कल ही करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग लिख लो।
90 minus cos inverse minus cos upon 21. सर माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/21. हाँ ये क्या आंसर आया उसका? माइनस साइन इनवर्स. 90 minus. cos upon 21. Yes, sir. तो साइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/21. 4/2 माइनस आ गया है. माइनस Minus लगाने से again. फर्क नहीं पड़ेगा ना. साइन इनवर्स क्या होता है? पॉजिटिव. साइन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू करेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल आ जाएगा, माइनस आगे लगा देंगे तो नेगेटिव एंगल है. नेगेटिव एंगल का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है ना. यस सर. वो तो आपका आप वेक्टर किस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हो इस वजह से वो दिक्कत कर रहा है. अदरवाइज आंसर तो एंगल की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो साइन इनवर्स 4/21 के बराबर ही है. यस सर. सर मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, उससे साइन इनवर्स 4 कुछ और ही आ रहा था. दूसरी लैंग्वेज में का क्या मतलब? आप अपना आंसर बताइए. मेरा आंसर सर आ रहा था √425/21. वो सर मैंने. साइन इनवर्स में हाँ जी सर. साइन इनवर्स में सर जो मेरा cos थीटा आया था उससे मैंने sin थीटा निकाल लिया था, क्योंकि π/2 माइनस थीटा होता है. ओके. तो सर उससे साइन इनवर्स ले लिया थीटा. साइन इनवर्स कितना आया? √425/21. सर इसको करने का तरीका बता दो. एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हो बेटा? आर्यन. यस सर. एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने का क्या तरीका था? कल पढ़ा था ना. तो सर मैं चेक करता हूँ. आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं? लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, पहले उनके बीच का एंगल निकालिए. तो 90 माइनस दैट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन. हाँ ठीक है सर. करिए उसको. सर एक बार आप वो बता दो कि जो आप मन्नत को कह रहे थे कि माइनस साइन इनवर्स, वो कह रहा था कि माइनस आएगा वहां पर. देखिए आप लोगों ने जो शायद आंसर बनाया है वो है माइनस साइन इनवर्स 4/21. तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भी माइनस साइन इनवर्स 4/21 का कोई मीनिंग नहीं है. वो जस्ट एक एंगल का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब आप बेसिकली क्लॉकवाइज में चल रहे होंगे तो इसलिए नेगेटिव एंगल आ गया. एंटी क्लॉकवाइज में चल के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो एंगल वो पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है ना. यस सर. मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है. तो अगर मुझे मैं फर्स्ट से सेकंड की डायरेक्शन में घुमाऊं तो जो मुझे एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव एंगल मिल जाए. तो आपको तब कैलकुलेशन के दौरान पता नहीं कि भी किस डायरेक्शन किसको फर्स्ट वाला लेना है, किसको सेकंड वाला लेना है. तो ताकि आप डायरेक्शन को घुमाएं तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा. ठीक है ना. तो आपने तो जिसको भी स्टार्ट पहला वेक्टर ले लिया, सेकंड को दूसरा वेक्टर ले लिया, तो
एंगल की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, तो आप क्या कंक्लूड लेंगे कि अगर रिवर्स ऑर्डर में घुमा रहे होते तो हमें आंसर भी पॉजिटिव आ जाता। सर k की वैल्यू 9 है। यस सर, k की वैल्यू 9 आ रही है। k की वैल्यू 9 आ रही है। ओके श्रेय बेटा, आप अपना आंसर चेक करिएगा। फर्स्ट का आंसर ज्यादातर लोगों का sin इनवर्स 4/21 ही आ रहा है, और अगर आप देखें तो आपके वाले आंसर में और इनके वाले आंसर में फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये एक्चुअल में cos इनवर्स 4/21 लिखा होगा। ये तो आप कोई π/2 वाली गड़बड़ ही कर गए हैं। यस सर, मैं कुछ गलत किया है, मेरे को पता लग रहा है। सब लोग सेकंड वाला क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। यस सर, 9 आ रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन को। ओके जी, 9 आ रहा है। Yes, sir. यस सीधा सीधा मतलब क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पे यही बन रहा है कि भी आपको एक वेरिएबल प्लेन दिया गया है जिसके बारे में फिक्स ये बोला गया कि भी ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो इस तरीके से तो प्लेन तो सिंगल तो नहीं रहेगा, इनफाइनाइट प्लेन्स आप बना सकते हो जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 रहे। तो वो जितने भी प्लेन्स होंगे वो सारे के सारे प्लेन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी पॉइंट पे कट करेंगे। तो जैसे जैसे प्लेन बदलता जाएगा वैसे वैसे एबीसी बदलते जाएंगे, और क्योंकि एबीसी बदल रहे हैं तो इसका मतलब सेंट्रॉइड, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बदलता जाएगा। तो वो सेंट्रॉइड का लोकस क्या है, तो उन्होंने बोल दिया उसका लोकस कुछ इस टाइप का आ रहा है 1/x² + 1/y² + 1/z² = k। जैसे जैसे प्लेन बदलेगा वैसे वैसे एबीसी के कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, और जैसे जैसे एबीसी के कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे सेंट्रॉइड बदल जाएगा। तो क्योंकि सेंट्रॉइड बदल रहा है तो सेंट्रॉइड कोई ना कोई पर्टिकुलर लोकस फॉलो कर रहा होगा, और उस लोकस की इक्वेशन इन्होंने दे दी है, बस उसमें एक अल्फाबेट के लिख दिया है, तो उस के की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये एक्चुअल इस क्वेश्चन का मीनिंग। तो करके देखिएगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में जो छोटा सा पोर्शन आपका रह गया है टेट्राहेड्रन के लिए वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे, और साथ में कल की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर।